महज एक माली का बेटा उस समय की सबसे कठोर सामाजिक दीवार को तोड़ने की सोच सकता था, जिसकी परछाई को भी अपवित्र माना जाता था। उन्हें पीछे बिठाया जाता, अपमानित किया जाता और पीने का पानी तक नहीं दिया जाता। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। यह पत्थर, गोबर, अपमान और मृत्यु के पुकार से भरा पड़ा था। कुछ लोग धारदार हथियार लेकर फूले की हत्या करने आए। यह एक ऐसी आग है जो किताबों से निकली और समाज को गलाकर एक नया रूप देने के लिए। गुलामगिरी केवल एक किताब नहीं थी, यह बम था। इसे अमेरिका और यूरोप में गुलामी विरोधी आंदोलन को समर्पित किया गया था। सामना किया धमकियों, हमलों, साजिशों का। यह गुलामगिरी के अध्याय 12 में फूले लिखते हैं कि हर जाति के होशियार छात्रों को चुनो, उन्हें कलेक्टर के बंगलों के पास लड़ना। उस क्रांतिकारी पर आती है जिसने भारत को सिर्फ संविधान ही नहीं दिया बल्कि एक सपना दिया, समानता का सपना। उन्होंने 1978 में बिहार में देश में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 26% आरक्षण लागू किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर 2023 में बिहार जाति सर्वेक्षण कराया, जो भारत का पहला जाति आधारित सर्वेक्षण था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी जोड़ी की जिनकी मौन क्रांति ने भारत की आत्मा को झकझोर दिया, जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि आंदोलन थे, जो सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि विद्रोह थे। क्या आप सोच सकते हैं, महज एक माली का बेटा उस समय की सबसे कठोर सामाजिक दीवार को तोड़ने की सोच सकता था, जिसकी परछाई को भी अपवित्र माना जाता था? क्या यह महज एक संयोग था कि वो शिक्षा के शत्रु बन चुके समाज में ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे? कहीं यह एक सामाजिक प्रयोग तो नहीं जिसमें उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी? यह सिर्फ प्रेरणा की कहानी भर नहीं है, यह कहानी है संघर्ष की, अपमान की, अस्वीकृति की। यह कहानी है उन खतरे भरे रास्तों की जिन पर चलते हुए हर एक मोड़ पर मौत, बदनामी और बहिष्कार खड़ा होता था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका सपना सिर्फ एक परिवार तक नहीं बल्कि सवाल पूरी इंसानियत का था। तो आइए बात करते हैं उस मौन क्रांति की कहानी की, जिसने जाति, धर्म और पितृसत्ता को सीधी चुनौती दी और आज भी हर जागरूक हृदय उन्हें नमन करता है। यह कहानी है महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले। दिन था 11 अप्रैल 1827 का। पुणे के एक छोटे से गांव कटगुन में धरती ने एक नया दीपक जन्मा, जो आने वाले समय में समाज के अंधकार को चुनौती देने वाला था। नाम था ज्योतिराव फूले। एक साधारण माली परिवार में जन्मे, जिनके पिता गोविंदराव फूलों के व्यापारी थे, इसीलिए लोग उन्हें फूले कहते थे। लेकिन भाग्य ने बहुत ही निर्दयी खेल खेला। जन्म के 1 साल बाद ही उनकी मां चिन्माबाई चल बसी। इसलिए एक बाई ने उन्हें सीने से लगाकर पाला, पर मां की ममता की जगह कोई नहीं ले सका। लेकिन इस बालक की आंखों में कुछ खास था, कुछ असाधारण था, जो लोगों के समझ से परे था। रात को जब पूरा गांव सो जाता, ज्योतिराव किताब में डूबे रहते और कभी कभी उनके पड़ोसी कहते कि जैसे उनके कमरे से कोई अदृश्य प्रेरणा चमक रही है। और फिर एक रात उनकी किताब में एक छोटा सा कागज मिला, सपने देखो लेकिन चुपके से। कौन था यह रहस्यमय संदेश देने वाला? कहीं कोई रक्षक तो नहीं, कहीं कोई विरोधी तो नहीं, कहीं उनकी अंतर्मात्मा तो बोल नहीं उठी? जीवन बहुत कठिन था। 7 साल की उम्र में मराठी स्कूल में पढ़ाई शुरू की, लेकिन गरीबी ने उनकी राह को रोक दिया। फिर 1841 में भाग्य ने फिर एक करवट ली और वो पुणे के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में दाखिल हुए। 1847 तक पढ़ाई की, अंग्रेजी सीखी, लेकिन वहां भी जाति का कांटा चुभता रहा। उन्हें पीछे बिठाया जाता, अपमानित किया जाता और पीने का पानी तक नहीं दिया जाता। किंतु ज्योतिराव ने ठान लिया, अगर यह वास्तविकता है तो मैं शिक्षा को हथियार बनाऊंगा और समाज को बदल दूंगा। और तभी दीवारों के पीछे से आवाज आई, पढ़ाई जारी रखो लेकिन सावधान रहो। जब वो वहां गए तो वहां उन्हें कोई नहीं दिखा। क्या कोई उन्हें देख रहा था? कोई शायद जानता था ये बालक सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि क्रांति की चिंगारी। साल था 1840 का, जब 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी सावित्रीबाई फूले से हुई। सावित्रीबाई तब अनपढ़ थी, पर उनकी आंखों में किताबों के लिए एक अद्भुत चमक थी।
इसलिए ज्योतिराव ने उन्हें खुद पढ़ाया। अपने स्कूल के शिक्षक एंड्रयू से किताबें मंगवाई। धीरे धीरे सावित्री ने अक्षर पहचानना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुआ एक मौन क्रांति का। 1847 का वो साल जब समाज कहता था स्त्री और शुद्ध का पढ़ना पाप है, लेकिन सावित्री बाई ने सबको झुठला दिया। उन्होंने अहमदनगर में अमेरिकी मिशनरी सिंथिया द्वारा संचालित नॉर्मल स्कूल में प्रशिक्षण लिया। फिर पुणे में भी एक अन्य स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण लिया। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने चौथी परीक्षा उत्तीर्ण की और बनी भारत की पहली महिला प्रशिक्षित शिक्षिका। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, यह मनुस्मृति का वह सच था जिसे समाज ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन 1 जनवरी 1848 भारत के इतिहास में एक नई सुबह हुई, जब धर्म के पाखंड से प्रभावित लोग धर्म के पर्दे में नारी और शूद्र को केवल ताड़ना का पात्र मान रहा था। उसी समय ज्योतिराव और सावित्री बाई ने पुणे के बुधवार पेट भिंडेरवाल में भारत की पहली बालिका विद्यालय खोला। यह विद्यालय श्री लक्ष्मी मंदिर के पास एक छोटे से घर में शुरू किया गया और इस पर माता सावित्री बाई नारी शिक्षा की पहली मिसाल बन गई। और भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्री बाई को मदद मिली गंगाधर सेठ वेलहाल और मिशनरी मिसेस फरार से। और यह विद्यालय केवल लड़कियों के लिए नहीं था, बल्कि उन शूद्र अति शूद्र बच्चों के लिए भी था जिन्हें समाज ने शिक्षा से बहिष्कृत कर दिया था। उसी वर्ष एक और घटना ने इतिहास को नया मोड़ दिया, जब ज्योतिराव अपने ब्राह्मण मित्र के साथ शादी में गए हुए थे। जैसे ही उनकी जाति का पता चला, उन्हें अपमानित किया गया, उनकी उपस्थिति को अपवित्र बताया गया। ज्योतिराव मौन रहे, लेकिन उसकी अंतरात्मा जाग उठी थी। उस अपमान की आग में उन्होंने शपथ ली एक बड़ी लड़ाई लड़ने की, और यह भी संकल्प लिया कि यह लड़ाई तलवार से नहीं होगी, बल्कि ज्ञान, विचार और शब्द ही इसके अस्त्र होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर क्रांति की एक कीमत होती है। वर्ष 1848 के अंत तक सामाजिक दबाव इतना बढ़ गया कि उनके पिता गोविंदराव, जो समाज की नजरों से डरते थे, उन्हें घर से निकाल देते हैं। लेकिन क्या क्रांति घर की दीवारों से बन सकती थी? वर्ष था 1848 से 1853 का। सावित्री बाई ने जो सपना देखा उसे पंख दिए। इन 5 वर्षों में उन्होंने 18 स्कूल खोले जो शूद्रों, अति शूद्रों और लड़कियों के लिए समर्पित थे। वर्ष 1853 में एक शिक्षा समाज की स्थापना की, जिसने शिक्षा को ग्रामीण भारत तक पहुंचाया। उनका प्रशिक्षण, उनकी इच्छा शक्ति और उनका धैर्य भारत के समाज में बदलाव की नींव बना। यह केवल इतिहास नहीं है, यह एक प्रेरणा है। ज्योतिराव और सावित्री बाई ने न केवल अक्षर दिए, बल्कि समाज को दृष्टि भी दी। वो दृष्टि जो आज भी हमें याद दिलाती है ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है और शिक्षा सबसे बड़ा प्रतिकार है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। यह पत्थर, गोबर, अपमान और मृत्यु के पुकार से भरा पड़ा था। जब पुणे की संकरी गलियों में सावित्री बाई स्कूल जाती तो हर कदम पर उन्हें घृणा मिलती थी। कभी कोई पत्थर फेंकता तो कभी गोबर फेंकता, पर वो रुकी नहीं। वो हर दिन एक साड़ी पहनती और दूसरी साड़ी साथ में लेकर के चलती, मानो कह रही हो, तुम जितनी गंदगी फेंकोगे मैं उतनी दृढ़ता से चमकूंगी। उन्होंने कहा, डरना नहीं है, क्योंकि किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी। एक रात दरवाजे पर चुपचाप एक चिट्ठी फिसलाई गई, स्कूल बंद करो वरना अंजाम भुगतोगी। सावित्री बाई ने चुपचाप चिट्ठी पढ़ी और फिर ज्योतिराव से कहा कि यह कोई साधारण धमकी नहीं है, कोई हमें चुप कराना चाहता है। ज्योतिराव मुस्कुराए और बोले, जो डरते हैं वे हार जाते हैं, हम नहीं रुकेंगे। पर सवाल अब भी हवा में तैर रहा था कि कौन था वो, बस गुस्साई भीड़ या फिर कोई गहरा षड्यंत्र। आखिरकार एक रात सच में मौत दरवाजे तक आ ही गई। कुछ लोग धारदार हथियार लेकर फूले की हत्या करने आए। जैसे ही सावित्री बाई ने देखा, वो चिल्लाई, ज्योतिराव बचो। लेकिन ज्योतिराव ने निडर होकर कहा कि अगर आज मेरी मौत भी हो जाती है, तब भी दलित और पिछड़े बच्चों को पढ़ाना मत छोड़ना। और तभी हथियार गिर गए। हमलावर शर्मिंदा हो गए और रोने लगे, क्योंकि वो भी वही थे, दलित, भूखे, पिसे हुए, जिनके लिए फूले जीते थे। मेरे मरने के बाद शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम बंद मत करना। शूद्रों के भलाई के खातिर काम करते करते मैं तुम्हारे हाथों मारा भी जाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि तुम शूद्रों को पढ़ाते हो। वो क्यों बताते?
उन्होंने हमेशा तुम्हें ज्ञान पाने से दूर रखा और चोरी डकैती हत्या का काम करके पेट भरने को मजबूर किया। वो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि तुम अपने हाथों अपना ही सफाया कर दो। इस दौरान जब 1857 का विद्रोह हुआ, देश अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा था, लाल झंडे, तलवारें, तोपें सड़कों पर बिखरी पड़ी थी, तब फूले ने एक और सवाल उठाया, अगर समाज नहीं बदला तो यह विद्रोह किस काम का। दरअसल उनकी नज़र सत्ता की कुर्सी से ज़्यादा समाज की जड़ों पर थी। वे जानते थे कि ब्राह्मणवादी नेतृत्व सत्ता में आकर भी शूद्रों को दबाएगा। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों की जगह कौन लेगा यह सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या कोई नई व्यवस्था हमें न्याय देगी, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वर्ष 1863 की वह रात जो आज भी पुणे की दीवारों पर दर्ज है, एक गर्भवती विधवा कुएं में कूदने जा रही थी, लेकिन माता सावित्रीबाई ने उसे बचा लिया। साथ ही ज्योतिराव और माता सावित्रीबाई ने उसे स्वीकार भी किया। ज्योतिराव ने समाज से पूछा, अगर कोई गर्भवती स्त्री अकेली है तो क्या हमारे पास उसके लिए कोई ठिकाना है। और फिर उन्होंने विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए आश्रय खोला, क्योंकि उनके लिए हर एक औरत, चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, एक जैसी बेटी थी जिसे समाज ने पीड़ा दी थी। बस हिम्मत चाहिए। फूले ने कहा, जरूर रोक सकते हैं यह अन्याय, बस हिम्मत चाहिए। और एक विधवा मां ने जब एक बच्चे को जन्म दिया तो सावित्रीबाई फूले ने उसे अनाथ होने से बचा लिया और उनका नाम यशवंत रखा। वह यशवंत उनके लिए परिवार ही बन गया और माता फूले ने उसे अपना दत्तक पुत्र भी स्वीकार किया और इस टूटे बिखरे समाज को एक नई उम्मीद दी। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चुप्पी को तोड़ने की दास्तान भी है। यह एक ऐसी आग है जो किताबों से निकली और समाज को गलाकर एक नया रूप देने के लिए तैयार थी। लेकिन इस सुधार के दौर में भी समाज में केवल कुछ सुधार विरोधी ही नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे भी थे जो सुधारक का वस्त्र पहनकर भी मध्यकालीन अंधकार को भी अपनी मजबूरी मान रहे थे। वर्ष था 1873 का, जब पुणे में समाज सुधार की लहर चल रही थी। लेकिन इस लहर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो किनारे से खड़े होकर बदलाव की दिशा पर सवाल उठा रहे थे। इसी दौरान एक चित्पावन ब्राह्मण, विद्वान, न्यायाधीश और प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के समर्थक थे, किंतु उन्होंने 11 साल की कन्या से विवाह कर लिया। ज्योतिराव फूले उन्हें समाज सुधारक के नाम पर समझौता करने वाले मानते थे। उनके घर बधाई देने जाते हैं और कहते हैं, राव साहब, मैं आपको दूसरे विवाह की बधाई देने के लिए आया था, परंतु मन नहीं हुआ। आपने एक 11 साल की कन्या से विवाह किया है, क्या यही समाज सुधार है? फिर ज्योतिराव अपने आप से कहते हैं, ये उच्च जाति के सुधारक केवल किताबों और भाषणों तक सीमित हैं। असली संघर्ष जाति भेद, बाल विवाह, विधवा उत्पीड़न, इसके खिलाफ आवाज उठाना हमारी ही जिम्मेदारी है। हम शूद्रों और अतिशूद्रों को ही ये लड़ाई खुद लड़नी होगी। यही वह विचार था जिसने सत्यशोधक समाज को जन्म दिया। आखिरकार 24 सितंबर 1873, एक तारीख जिसने इतिहास को बदल दिया, पुणे में एक सभा बुलाई गई जहां एक नए विचार की नींव रखी गई। वह थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, यानी सत्य की खोज करने वाला समाज। ज्योतिराव सभा में कहते हैं, सत्य ही हमारा धर्म है और बराबरी ही हमारा लक्ष्य है। यह संगठन केवल समाज सुधार के लिए ही नहीं था, बल्कि यह सामाजिक न्याय और क्रांति पर भी आधारित था, जो ईश्वर और इंसान के बीच पंडित पुरोहितों को हटाने का आह्वान करती है, जाति के नाम पे किए जाने वाले अत्याचार का अंत भी चाहता है। और ज्योतिराव ने कहा, विवाह, जन्म, मृत्यु के विषय हमें अपने अधिकार में खुद लेने होंगे। उसी वर्ष 1873 को ज्योतिराव ने एक और क्रांति की शुरुआत की, एक किताब के रूप में जिसका नाम था गुलामगिरी। यह ब्राह्मणवादी सत्ता की नींव पर चोट करती ये किताब गुलामी की जड़ों को उजागर करती है। ज्योतिराव कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को गुलाम बनाया, यह गुलामी अब टूटने वाली है। गुलामगिरी केवल एक किताब नहीं थी, यह बम था। इसे अमेरिका और यूरोप में गुलामी विरोधी आंदोलन को समर्पित किया गया था। लेकिन हर क्रांति की एक कीमत होती है। पांडुलिपि छपने भेजने के बाद खबर आई कि प्रेस पर हमला होने वाला है। माता सावित्रीबाई को कुछ अंदेशा हुआ, हमें और सावधान रहना होगा। यह किताब उनकी सत्ता को चुनौती देती है।
और अगली रात प्रेस के बाहर आग लगाई गई। यह केवल संयोग था या कोई गुप्त साजिश? ज्योतिराव और सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ाया, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय खोले, छुआछूत के खिलाफ जंग छेड़ी। सन 1860 के दशक में एक विधवा का पुनर्विवाह कराया जो उस समय के दौर में अकल्पनीय था। एक दिन एक गली में कुछ लोगों ने उन्हें घेरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी परंपराओं को चुनौती देने की? सावित्रीबाई ने दृढ़ता से जवाब दिया, परंपराएं गलत हो सकती है और हम उन्हें बदल के रहेंगे। वर्ष 1887 अचानक ज्योतिराव को पक्षाघात हुआ। सावित्रीबाई दिन रात उनकी सेवा करती, पर कुछ लोगों का कहना है कि यह केवल बीमारी नहीं थी। कुछ लोग मानते थे कि उनके भोजन में किसी ने कुछ मिला दिया था। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने हर तूफान का सामना किया, धमकियों, हमलों, साजिशों का। यही कारण है उनकी सफलता को सम्मानित भी किया गया, जो कुछ लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था कांपने लगी थी और तभी उस नायक की रोशनी धीमी पड़ने लगी। सन 1888 तक ज्योतिराव फूले का नाम भारत की हवाओं में गूंजने लगा था। उनके द्वारा खोले गए स्कूल में हजारों बच्चों ने ज्ञान का दीपक जलाया। सत्यशोधक समाज ने लाखों दबे कुचले को हिम्मत दी, उठने की, बोलने की, अपने अधिकार छीनने की। 11 मई 1888 एक ऐतिहासिक क्षण था जब पुणे के सड़कों पर जन सवाल उमड़ पड़ा। मंच पर जब ज्योतिराव फूले को महात्मा की उपाधि दी गई तो यह एक महज सम्मान नहीं था, यह घोषणा थी सच्चाई की जीत की। ज्योतिराव कहते हैं कि यह उपाधि मेरी नहीं है बल्कि सत्य की जीत है, लेकिन यह जीत सभी को रास नहीं आई, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था कांपने लगी थी और तभी एक नायक की रोशनी धीमी पड़ने लगी। 28 नवंबर 1890 एक युग का अंत हुआ, क्योंकि ज्योतिराव ने अंतिम सांस ली। सावित्रीबाई के हाथों में वही हाथ थे जिन्होंने कलम पकड़ाकर हजारों बच्चों को इंसान बनाया था। उनकी मृत्यु ने भारत को झकझोर दिया। हजारों लोग या अंतिम यात्रा में शामिल हुए, लेकिन जब उनके दत्तक पुत्र यशवंत, एक विधवा का बेटा, उनकी चिता को अग्नि देने के लिए आगे बढ़ा तो समाज ने फिर एक बार अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। भीड़ में खड़े कुछ लोग इसका विरोध करने लगे। उस क्षण भी सावित्रीबाई ने एक हिम्मत दिखाई और इतिहास को एक नया मोड़ दिया और उस चिता को उन्होंने स्वयं अग्नि दी। जिस समाज ने औरतों को चुप रहने की सीख दी थी, उस समाज के सामने औरत ने मृत्यु संस्कार में क्रांति ला दी थी। एक ऐसी क्रांति की लौ जो कभी बुझने वाली नहीं थी। ज्योतिराव के जाने के बाद सावित्रीबाई ने उनका सपना अकेले ही जिया। उन्होंने स्कूल चलाए, सत्यशोधक समाज को संभाला और सामाजिक न्याय की मशाल को जलाए रखे। लेकिन वर्ष 1897 का जब प्लेग महाराष्ट्र में फैल रहा था, एक गंभीर स्वास्थ्य संकट के रूप में, जिसने हजारों लोगों की जान ली, लोग भाग रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई ने मरीजों की सेवा में डटी रही। उन्होंने पुणे में प्लेग पीड़ितों के लिए एक क्लिनिक खोला और उनकी सेवा की। वे एक बच्चे को अस्पताल ले जाते उस समय प्लेग से संक्रमित हुई और 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका कार्य ज्योतिराव फूले के सामाजिक सुधार दृष्टिकोण, सेवा और समानता को दर्शाता है। आखिरकार उन्होंने इसी सेवा में अपना बलिदान दे दिया, लेकिन एक बात साफ थी कि उनके विचार मर नहीं सकते थे। वो विचार जो आंदोलन बन गए थे। उनकी मृत्यु के बाद क्रांति धीमी जरूर पड़ी, लेकिन यह कभी रुकी नहीं। उनके विचार अब नारे बन चुके थे, उनके विचार अब चेतना बन चुके थे। उनके विचार अब चेतना बन चुके थे उन दलितों के लिए जो विश्वविद्यालय में दाखिला चाहते थे, जो सरकारी नौकरी में भागीदारी चाहते थे, जो जाति के खिलाफ जंग चाहते थे, उन स्त्रियों के लिए जो पढ़ना चाहती थी, जो सम्मान के साथ पुनर्विवाह चाहती थी, उन दलितों के लिए और उन लोगों के लिए जो समानता की मांग कर रहे थे, जो ब्राह्मणवाद के विरुद्ध थे, चेतना, विद्रोह और निर्माण की नई लहर से प्रेरित थे। इसलिए उन्होंने अपनी कालजयी कृति गुलामगिरी में लिखा है, जो समानता को प्रेरणा देती है। गुलामगिरी के अध्याय 12 में फूले लिखते हैं कि हर जाति के होशियार छात्रों को चुनो, उन्हें कलेक्टर के बंगलों के पास पढ़ाओ और फिर ट्रेनिंग दो और साथ ही साथ
पटेल, कुलकर्णी और पटवारी जैसे पद दे दो। अध्याय 14 में वो चेतावनी देते हैं कि यदि ब्राह्मणों के अनुपात में बाकी जातियों के शिक्षित जनसंख्या नहीं मिलती तो यूरोपीय सरकार को यूरोपियन को ही नियुक्त करना चाहिए। यह था समानुपातिक प्रतिनिधित्व का सपना, एक ऐसा सपना जो उन्होंने 1882 में हंटर आयोग के सामने रखा था और आरक्षण पहली बार राष्ट्रीय पटल पर गूंजने लगी थी। फूले ने शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण की मांग की। हालांकि यह मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन 1901 में साहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था लागू की। इस प्रकार फूले ने निःशुल्क शिक्षा, जाति आधारित प्रतिनिधित्व और अपने समुदाय के शिक्षक निर्माण को प्रेरणा दी। किंतु फूले के निधन के बाद अब यह कहानी उस क्रांतिकारी पर आती है जिसने भारत को सिर्फ संविधान ही नहीं दिया बल्कि एक सपना दिया, समानता का सपना, और वो थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने सिर्फ संविधान निर्माता कहकर सीमित कर दिया, लेकिन जिसने हर दलित, हर पीड़ित, हर हाशिए पर खड़े इंसान के लिए न्याय की आवाज बनकर 14 अप्रैल 1891 को इस धरती पर जन्म लिया। वे थे एक महार उस जाति से जिसे छूना भी पाप समझा जाता था, लेकिन उन्होंने वही संविधान लिखा जो आज हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, क्योंकि उनके भीतर जल रही थी फूले की चिंगारी। उन्होंने खुद कहा था, ज्योतिराव फूले मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे, और वही प्रेरणा उनके विचारों से निकलकर संविधान के पन्नों तक उतर आई। आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सुरक्षा कानून, ये महज नियम नहीं थे, ये प्रतिरोध थे। प्रतिरोध उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने सदियों तक करोड़ों को कुचल रखा था। पूना पैक्ट में उन्होंने अलग निर्वाचन मंडल की मांग की जगह आरक्षित सीटों पर संतोष किया। अनुच्छेद 15(4) के तहत उन्होंने SC/ST के लिए नौकरियों में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की। अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकारी नौकरियों में 15% और 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की। अनुच्छेद 330 और 332 में लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों को आरक्षित किया। अनुच्छेद 17 के तहत उसी अस्पृश्यता को कानून से मिटा दिया जिसे उन्होंने बचपन में स्कूल के बाहर बैठकर झेला था। लेकिन अंबेडकर का सबसे बड़ा सपना सिर्फ कानून तक सीमित नहीं था। उनका सपना था एक ऐसा भारत का निर्माण करना जहां हर बच्चा, हर दलित, हर व्यक्ति अपनी जीवन गरिमा के साथ जी सके। अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता और भेदभाव का निषेध किया गया। अनुच्छेद 46 के तहत SC/ST को और कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में संवर्धन के प्रयास किए गए। और अंत में जब हर रास्ता बंद हो गया तो उन्होंने अपने परिनिर्माण से पूर्व 1956 में खुद बौद्ध धर्म को अपना लिया, न सिर्फ मुक्ति के लिए बल्कि चेतावनी के लिए कि अगर जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तो धर्म बदलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा, उन्होंने हमारे भविष्य की लड़ाई की दिशा भी तय की। फूले की मशाल उनके हाथों में थी और उन्होंने उस रोशनी से पूरे भारत को जगमगाने का बीड़ा उठाया। किंतु अभी भी जाति आधारित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन 1980 और 1990 के दशक में फूले के लगाए बीज अब वृक्ष बन चुके थे। इसलिए फूले और अंबेडकर की प्रेरणा से 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य OBC के सामाजिक और शैक्षणिक स्थितियों का आकलन करना। और आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 2399 जातियों को OBC के रूप में चिन्हित किया गया और सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की सिफारिश की। हालांकि यह रिपोर्ट अस्पष्टता और डेटा की कमी के कारण लागू नहीं हो पाया था, इसलिए भारत के सामाजिक सोच वाले विचारक लगातार संघर्ष करते रहे। इसमें कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम राम मनोहर लोहिया की बात करेंगे। लोहिया भारतीय समाजवादी आंदोलन के प्रमुख चिंतक थे और सामाजिक न्याय के नायक भी थे, जिनका नारा था पिछड़ा पावा 100 में 60, जो अन्य पिछड़ा वर्ग SC, ST और अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए संसाधनों में 60% हिस्सेदारी का मांग उठाया था। जयप्रकाश नारायण अगले नेतृत्व करते हैं। JP का आरक्षण के प्रति दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित था, जो उनके समाजवादी विचारों और संपूर्ण क्रांति के दर्शन से जुड़ा था। JP ने वंचित वर्गों SC, ST, OBC के लिए आरक्षण को सामाजिक आर्थिक असमानता दूर करने का साधन माना था। उन्होंने राम मनोहर लोहिया के पिछड़ा पावे 100 में 60 को समर्थन दिया, जो OBC सशक्तिकरण का आधार बना।
आगे हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1978 में बिहार में देश में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 26% आरक्षण लागू किया, जिसमें 12% अति पिछड़ा वर्ग के लिए, 8% पिछड़ा वर्ग के लिए, 3% महिला और 3% आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों के लिए। यह मंडल आयोग 1990 से पहले एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन उन्हें इस क्रांति की कीमत चुकानी पड़ी। इस नीति ने उनकी सरकार को अस्थिर कर दिया, जिससे 1979 में उनकी सरकार गिर गई। विरोध केवल नीतिगत आलोचना तक सीमित नहीं रहा, ठाकुर को व्यक्तिगत रूप से गालियां दी गई, सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा और उन्हें निम्न जाति पृष्ठभूमि को अपमानित भी किया गया। जैसे ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां, जो इस तरह कहते थे कि एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरी को पास करेंगे। और दिल्ली से भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये बात बोली गई कि आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की माँ ने जन्म दिया है। अगर मैं उसको थोड़ा भद्र भाषा में कह दूं उस गाली को, माँ ने पैदा किया है आरक्षण, और कर्पूरी की माँ को गाली, कर्पूरी की बहन को गाली, पूरे परिवार को गाली, उनके पेशे को गाली, उनके जाति को गाली। निश्चित रूप से ये गाली वहीं से आ रही थी जो इन सारी चीजों को इंसान ही नहीं समझते थे। अब हम बात करेंगे मंडल आयोग की। सन 1779 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया, जो 1953 के काका कालेलकर आयोग की विफलता के बाद दूसरा ओबीसी आयोग था। मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू कर सामाजिक न्याय को मजबूत किया। 1990 में बीपी सिंह द्वारा यह लागू किया गया। यह फूले और अंबेडकर की विरासत का विस्तार था। आगे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान आदि विगत वर्षों में लड़ाई जारी रखी। हालांकि 2006 में उच्च शिक्षा जैसे आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया गया, लेकिन अभी भी फूले के समानुपातिक प्रतिनिधित्व का सपना पूरा नहीं हो सका था। इसीलिए विगत एक दशक में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी प्रसाद आदि ने मशाल थामी। इस संदर्भ में तेजस्वी यादव का विशेष योगदान देखा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर 2023 में बिहार जाति सर्वेक्षण कराया, जो भारत का पहला जाति आधारित सर्वेक्षण था, जिसमें ओबीसी और ईबीसी की 63% से अधिक जनसंख्या उजागर हुई थी। साथ ही सर्वेक्षण के आधार पर बिहार में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया। हालांकि पटना हाईकोर्ट द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। फिर राहुल गांधी, जो कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनका भी विशेष योगदान इसमें देखा जा सकता है। सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना के प्रमुख समर्थक, जिन्होंने इसे देश का एक्सरे और सामाजिक आर्थिक समानता का आधार तक बताया। भारत जोड़ो यात्रा 2022-23 और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 के दौरान ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए नीतिगत बदलाव की इन्होंने सिफारिश की थी। दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राहुल के दृष्टिकोण को लागू किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिन्होंने 2015 में शुरू हुए सर्वेक्षण को 2025 में सार्वजनिक किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में राष्ट्रीय जातिगत जनगणना का वादा किया। इतने संघर्ष के बाद अंततः फूले और अंबेडकर की आत्मा फिर बोल उठी, हमें देखो, हमें गिनो, हमें बराबरी दो। और आखिरकार 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा की। यह केवल एक डेटा कलेक्शन भर नहीं है, यह एक पुनर्जन्म है उन विचारों का, सपनों का, जो कभी फूले और अंबेडकर ने मिलकर देखे थे।
लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। देखना है कि यह सिर्फ घोषणा मात्र तो नहीं, आखिरकार यह कब तक लागू होगा और क्या इससे देश के जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का पता चल जाएगा और क्या लोगों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। शायद अभी लंबी लड़ाई बाकी है, जरूरत है तैयारी की और लगातार जूझते रहने की, ताकि फूले और अंबेडकर की आत्मा को शांति मिल सके। मुझे लगता है कि ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने जो शुरू किया वह रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह एक आंदोलन है न्याय का, समानता का और इंसानियत का। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी विशेष विषय पर वीडियो बनाने के लिए हमें सूचित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।